अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं पावर टॉक। मखदूम शाहबुद्दीन की गैर मौजूदगी में प्रोग्राम की मेजबानी मैं करूंगी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत की फ़ज़ा इस वक्त एक अजीब सी गहमा गहमी से भरी हुई है। ऐवानों, अदालतों और सियासी बैठकों में गुफ्तगू के कई धारे एक साथ बहते दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता रोज बानी के हवाले से आने वाले अदालती फैसले ने सियासी मंजरनामे में एक नई लहर पैदा कर दी है। फैसले के बाद बयानात, रद्द-ए-अमल और तज्जियों की एक तवील कतार खड़ी हो गई है और यूं महसूस होता है जैसे सियासत के आसमान पर एक और बादल आकर ठहर गया हो, जिसकी गूंज अभी कुछ दिनों तक सुनाई देती रहेगी। इसी माहौल में आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कॉन्फ्रेंस ने भी सियासी दरिया में एक नया मोड़ पैदा कर दिया है। सियासी रहनुमाओं की गुफ्तगू, इशारों और पैगामात में मुस्तकबिल की सियासत के कई रंग झलकते दिखाई देते हैं। कभी ऐसा लगता है कि अल्फाज के पीछे कोई नई सफबंदी तैयार हो रही है और कभी यूं महसूस होता है कि सियासत के पुराने रास्ते ही नए अंदाज में दोबारा सामने आ रहे हैं। उधर सियासी हलकों में ईद के बाद कौमी हुकूमत की बातें भी गर्दिश कर रही हैं। बाज़ हलकों में इस ख्याल को एक मुमकिना रास्ता समझा जा रहा है तो कहीं इसे महज सियासी गुफ्तगू का हिस्सा करार दिया जा रहा है। यूं लगता है जैसे इक़्तिदार की राहों में एक नया सवाल खड़ा हो गया हो कि क्या वाकई मुल्क की सियासत किसी मुश्तरका समत की तरफ बढ़ेगी या ये बहस भी वक्त के साथ सियासी गुफ्तगू के गिर्द में कम हो जाएगी। इसी दौरान सिंध की सियासत में भी एक अहम तब्दीली सामने आई है, जहां गवर्नर के मनसब पर नई तकरूरी ने सियासी माहौल को हलचल से भर दिया है। कामरान टिसूरी की जगह निहाल हाशमी को गवर्नर से तैनात करने का फैसला सामने आया तो सियासी हलकों में कई नई बहस जन्म लेने लगी। एक तरफ यह तब्दीली इक़्तिदार के ऐवानों की मामूल की गर्दिश दिखाई देती है तो दूसरी तरफ इसके पसे मंजर पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। कामरान टिसूरी के बयानात ने भी इस मंजरनामे में एक खास रंग शामिल कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि डमी गवर्नर नहीं थे और बहुत सी बातें बता सकते हैं मगर नहीं बताएंगे। सियासी फजा में एक तरह का तजस्सुस छोड़ दिया है। यूं लगता है जैसे सियासत के पर्दे के पीछे कुछ कहानियां अभी भी खामोश खड़ी हैं जो शायद वक्त के आने पर ही सामने आएंगी। इन तमाम सियासी गूंजों के दरमियान अवामी जिंदगी के मसाइल भी अपनी जगह कायम हैं। महंगाई की लहर अब भी घरों की दहलीज तक महसूस की जा रही है। बाजारों की रौनक भी कीमतों की तेजी का अक्स नजर आता है और आम आदमी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिसाब पहले से ज्यादा मुश्किल दिखाई देता है। सियासत के बड़े फैसलों के साथ साथ आवाम के जहन में यही सवाल गर्दिश करता है कि इनकी जिंदगी में आसानी कब आएगी। यूं महसूस होता है कि मुल्क की सियासत एक ऐसे दरिया की मानिंद बह रही है जिसमें कई धारे एक साथ शामिल हो चुके हैं। अदालतों के फैसले, सियासी कॉन्फ्रेंसेस, इक़्तिदार की तब्दीलियां और कौमी हुकूमत की बातें सब मिलकर एक ऐसा मंजर बना रही हैं जहां हर दिन एक नया सवाल लेकर आता है और इस सारे मंजर के दरमियान अवाम की निगाहें अब भी उस लम्हे की मुंतजर हैं जब सियासत की यह हलचल उनकी जिंदगी में हकीकी सुकून और बेहतरी का पैगाम लेकर आए। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात जनाब शफी जान साहब। आपकी जानिब आना चाहूंगी, जो अदालत का फैसला आया इसे कुछ लोग अब रिलीफ कह रहे हैं, क्या ये वाकई रिलीफ है और ईद के बाद जो पीटीआई है क्या पॉलिसी अपनाने जा रही है? क्योंकि पहले ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि ईद तक शायद मामलात भी तय हो जाएंगे। अब पीटीआई इस फैसले को कैसे देख रही है? व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ईद? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के फ़ैसले का ताल्लुक़ है तो वो मायूस कुन है। मैं ख़ुद कमरे अदालत के मौजूद था, तमाम समात मैंने ख़ुद देखी। हमें बड़ी उम्मीद थी, बड़े पॉजिटिव थे हम कि आज अदालत जो है वो फ़ैसला जो है वो कानून के हक़ में करेंगे, वो आइन के मुताबिक करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी 3 दरख्वास्तें, एक दरख्वास्त में जो हमारी 3 प्लीज़ थी वो तीनों को डाउन कर दिया गया है। पहली बात कि इस्लामाबाद की जो हम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उसको भी नहीं माना गया। उसके साथ साथ ज़ाती डॉक्टर की जो रसाई है उसको भी नहीं माना गया और उसके साथ साथ फैमिली के ज़ेरे निगरानी तमाम प्रोसीजर हो उसको भी नहीं माना गया। ये वही मेडिकल बोर्ड है जो इससे पहले भी चेकअप कर चुका है और इसकी रिपोर्ट हम पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं। इनमें सरकारी डॉक्टर भी शामिल है और बाकी पिम्स के एक डॉक्टर शामिल है। तो इनकी रिपोर्ट जो भी आएगी उसको तहरीक इंसाफ मुस्तरद करेगी। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब की जो सेहत का इशू है
है वो सियासी इशू नहीं है, उसमें फैमिली इंटरवील करेगी और जो फैमिली की डिमांड्स हैं, जो अलीमा आपा की डिमांड्स है, तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी है और तहरीक इंसाफ वही चाहती है जो उनके फैमिली की डिमांड्स है इमरान खान साहब के सेहत के बारे में। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है कि ईद के बाद क्या होगा, तो ईद के बाद हमारी जो लीडरशिप है, मरकज़ी लीडरशिप और सूबाई लीडरशिप इस वक्त सर जोड़ के बैठी हुई है। कुछ ऑप्शन ज़ेर गौर है, रिहाई फोर्स पे काम हो रहा है और आपको मैं ये बताता चलूँ कि अनकरीब आप देखेंगे कि रिहाई फोर्स का लॉन्चिंग इवेंट है। ईद के बाद उसका डैशबोर्ड खुल जाएगा, उसके बाद प्रॉपर मेंबरशिप होगी, पूरे पाकिस्तान से नौजवान इसमें शरीक होंगे, ये लाखों लोगों पे मुश्तमिल होगा। सुहेल आफरीदी साहब इसको लीड करेंगे और आप देखेंगे जो भी लाएमल दिया जाएगा इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, ये फोर्स सफ़े अव्वल में होगी। ठीक है शफी साहब, आपका इस पर पॉइंट आ गया, लेकिन इसके अंदर अहम चीज़ ये भी है कि पीटीआई में कुछ हल्के समझे थे कि शायद रमज़ान में मुलाकातें करवाई जाएंगी, मगर फिर ऐसा भी नहीं हुआ। ईद के बाद पीटीआई एक मुकम्मल लाएमल के साथ मैदान में उतरेगी। देखिए, जहाँ तक अदालतों का रोल है तो वो आपके सामने है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ अपने लिए आसानी ढूंढती है, कानून के ज़रिए, अदालत के ज़रिए, आइन के ज़रिए, तो अदालत का दरवाज़ा हमारे ऊपर बंद कर दिया जाता है। जहाँ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई चीज़ अदालत में लगती है, उसी दिन उसको लगाया जाता है, सुना जाता है, फ़ैसला आता है, 24 घंटे की इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। हम एक चीज़ ज़हन नशीन कर चुके हैं कि मज़हमत होगी तो मफामत का रास्ता खुलेगा। मज़हमत के लिए आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे गौर कर रही है, तमाम चीज़ों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, तमाम ऑप्शन को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। इस वक्त मरकज़ी लीडरशिप हो या सूबाई लीडरशिप हो या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या सीएम सुहेल आफरीदी साहब हो, बड़ा क्लोजली तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। ईद के बाद आप देखेंगे इंशाअल्लाह जो रिहाई की तहरीक है इमरान खान साहब की, उसमें आप कुछ नई चीज़ें देखेंगे और हम ये समझते हैं और हम ये फ़ैसला भी कर चुके हैं कि इस बार जो भी हो, चाहे मज़हमत हो या अगर हम मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं तो वो नतीजा खेज़ होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो भी ऑप्शन पिक किया जाए वो नतीजा खेज़ हो। ठीक, हुकूमत अब भी तो वहीं खड़ी है शफी साहब कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जब तक कोई गारंटी नहीं दी जाती तब तक मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि फिर बयानिया बन जाता है या अंदर से फिर कोई ट्वीट आ जाती है। हुकूमत आज भी अपने इसी मौके पर खड़ी है। अब पीटीआई के पास मोमेंट क्रिएट करने का फिर नेक्स्ट क्या प्लान है? देखिए, जहाँ तक मुलाकात की बात है तो सबसे पहली बात यह है कि ये समझनी हम सबको पड़ेगी कि ये जो निज़ाम इस वक्त खड़ा किया गया, जो जिसको ये ख़ुद हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, ये इमरान खान साहब की एक बयान की मार है। वहाँ से एक ट्वीट या एक बयान आता है तो ये निज़ाम उसके सामने ठहर नहीं सकता। मुलाकात की जहाँ तक बात है तो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं कि मंगल के दिन फैमिली की मुलाकात, वकला की मुलाकात और जुमेरात के दिन चेयरमैन इमरान खान साहब की रफ़्क़ा की मुलाकात उनसे होनी है, उस ऑर्डर पे हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही। ना जेल सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि ना वो किसी अदालती हुक्म को मानता है, ना किसी आइन को मानता है, ना कानून को मानता है। और हमने पहले भी ये बात कही थी कि जेल का जो सुपरडेंट था अंजुम गफूर, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसका नाम ECL में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से तब्बी सहूलत नहीं दी गई इमरान खान साहब को, हम ये मानते हैं कि ये उन पर कातलाना हमला है। उसको गिरफ्तार करके उससे पूछ गूछ होनी चाहिए कि किसके कहने पे ये गनावनी साजिश उन्होंने की। तो पहले तो उसको ECL पर उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। जहाँ तक मुलाकात की बात है तो इस वक्त जो आपने देखा होगा कि 4 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी डॉक्टर उज़्मा की, उनकी बहन की। 16 अक्टूबर को वकला की आखिरी मुलाकात हुई थी और उसके साथ साथ जो रफ़्क़ा की मुलाकात है वो कई महीनों से नहीं हो रही। बात बड़ी सिंपल है, अगर 302 का जो मुल्ज़िम होता है तो उसकी भी फैमिली से मुलाकात करवाई जाती है। वाहिद ये कैदी है, इतना डर है इस निज़ाम को इमरान खान साहब के नाम से, इमरान खान साहब के बयान से, कि पिछले कई महीनों से उनको आइसोलेशन में डाला हुआ है। अगर वो आइसोलेशन में ना होते तो जो उनकी बिनाई का इशू बनना है वो भी ना बनता। तभी सहूलत उनको नहीं दी जा रही, मुलाकात उनकी नहीं हो रही, बेटों से बात नहीं हो रही, TV बंद कर दिया गया है, अखबारात उनको नहीं मिल रहे, किताबों पर पाबंदी है। तो जिस किस्म की कैद इमरान खान साहब गुजार रहे हैं 1000 दिन से, इस किस्म की कैद पाकिस्तान में किसी ने नहीं गुजारी। जवाब मर्दी से इस निज़ाम के ख़िलाफ़ करें, बाहर तहरीक इंसाफ को सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि अदालती रास्ते हम इख्तियार कर चुके हैं, वहाँ से कोई हासिल नहीं हो रहा। हम तमाम मुज़ाकरात की तरफ भी हमने कोशिश की, वो भी डेडलॉक का शिकार हुई। बैरिस्टर गौहर चीज़ों को आगे लेके बढ़े, लेकिन वो डेडलॉक का शिकार हुई। आपने देखा होगा जब तभी सहूलत की बात बनी, जब इमरान खान साहब के सेहत का इशू बना, तब वहाँ पे धरना भी दिया गया। हमारे लोग खुद से शहराओं पे बैठे रहे,
पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद वो धरने ख़त्म किए गए। अब इंशाल्लाह ईद के बाद एक जो कॉल दी जाएगी, और हम चाहते हैं वो जो कॉल होगी वो नतीजा खेज़ हो, उस पर काम हो रहा है, और जो भी लाएमल दिया जाएगा आप देखेंगे कि लाखों लोग उसमें शिरकत करेंगे। अगर इस्लामाबाद की तरफ आना हुआ या पिंडी की तरफ आना हुआ तो सीएम सुहेल आफरीदी साहब लाखों लोगों को लीड करेंगे, और हम वहाँ से पिंडी की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, या जो भी गोल सेट किया गया वो हम अचीव करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक शफी साहब, यहाँ पर एक और नुकता हम है कि जो फोर्स है उसको पहले रिहाई फोर्स का नाम दिया गया, फिर अब रिहाई अम फोर्स का नाम दे दिया गया है। इस हवाले से क्या पूरी पार्टी एक पेज पर मौजूद है? पहली बात यह है कि फ़ोर्स हर सूरत बनेगी। जहाँ तक फ़ोर्स की नाम की बात है, बिल्कुल पॉलिटिकल कमेटीज़ में कुछ रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात है। जब जमात इतनी बड़ी हो जाती है तो उसमें मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा होती है। तमाम लोगों की आरा को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, और फ़ोर्स हर सूरत बनेगी। नाम का अगर किसी को इशू है तो उस पर भी बात होगी, लेकिन ये लाखों नौजवानों पर मुश्तमिल होगी। इसका जो फ़ोर्स का ऐलान जो है वो सीएम सुहेल आफरीदी साहब ने किया है, और से स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में हुआ है। स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने ही सुहेल आफरीदी साहब को दी है, और बड़े एहसन तरीके से वो निभा रहे हैं। मोमेंटम भी आपने देखा होगा, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो या सिंध हो, तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ सीएम सुहेल आफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट के लिए गए हैं, जहाँ पे उन्होंने लीड किया है, तो आपने हज़ारों लोग उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द भी देखे हैं। जाम शोरे के मनाजिर, बाग जना के मनाजिर, फिर पंजाब में उनके डर से कर्फ्यू लगाना पड़ा, खैबर पख्तूनख्वा में मैस मोबिलाइजेशन आपके सामने है। तो स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में रिहाई फोर्स का ऐलान हुआ है, इसके स्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। अनकरीब इसका इवेंट होगा, उसके लॉन्चिंग इवेंट होगा, डैशबोर्ड खोल दिया जाएगा, लाखों नौजवान इसमें शामिल होंगे जो इमरान खान साहब की रिहाई में वाइटल रोल प्ले करेंगे। ठीक है शफी साहब, अब पीटीआई चीज़ों को किस तरह लेकर चलेगी आगे? दो अलग चीज़ें हैं कि इसके साथ मुल्क में कुछ क्राइसिस भी चल रहे हैं, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, दूसरी जाने पंजाब की हम सूरत हाल देखते हैं तो वहाँ पर जो अखराजात हमारे सामने आए, अब इस पर अखराजात मजीद आए जा रहे हैं। ऐसे लम्हात में जो केपी हुकूमत है ये क्या करने जा रही है नेक्स्ट? देखिए, जहाँ तक पेट्रोल बम की बात है तो पेट्रोल बम आम पाकिस्तानी की जेब पे डाका है। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतना बड़ा इजाफा एकदम नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड भी इस हुकूमत के नाम हुआ। और इसके साथ साथ इस वक्त पेट्रोल और डीज़ल की जो रेट्स हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ के बुलंद तरीन रेट है। तो ये हुकूमत जो है ये अजाब की तरह पाकिस्तानियों पे और पाकिस्तान पे मुसल्लत हो चुकी है। जहाँ तक जहाज़ की बात, मैं कल से कुछ दिनों से बल्कि ये बात कर रहा हूँ कि इनका जो जहाज़, जो मरीम नवाज़ का जहाज़ है, वो वियना में इस वक्त खड़ा है। अब वो वियना में किसको लेके गया है, किस शख्सियत को लेके गया है? क्या कोई इनकी फैमिली मेंबर सैर सपाटे के लिए गई है, शॉपिंग के लिए गई है? पंजाब हुकूमत को भी कई मीडिया चैनल्स ने से सवाल भेजे हैं, लेकिन वहाँ से भी ना तरदीद हो रही है और ना ही तस्दीक हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि सीएम तो ख़ुद पाकिस्तान में मौजूद है, अलबत्ता उनका जो जहाज़ 11 अरब का ख़रीदा गया, पूरी PIA 10 अरब की बेची गई, जिसमें 38 जहाज़ शामिल थे, और एक जहाज़ मैडम सीएम की, क्योंकि मैडम सीएम ना कहें तो वो नाराज़ हो जाती है, तो मैडम सीएम के लिए जो एक जहाज़ ख़रीदा गया है वो 11 अरब की मालियत का है। तो कफ़ायत शारी का तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि इस वक्त मोहतरमा को पंजाब की जो ट्रैफिक पुलिस का जो यूनिफॉर्म है उसका कलर पसंद नहीं आ रहा, और उसके लिए भी उनकी अब जो यूनिफॉर्म है वो चेंज हो रही है, और चेंज में भी एक नया डाका डाला जा रहा है। तो एक कफ़ायत शारी और तरजीहात का ये हाल है। बात बड़ी सिंपल है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो अपने खैबर पख्तूनख्वा के रहने वालों के लिए रिलीफ का बंदोबस्त भी कर रही है। सीएम सुहेल आफरीदी साहब ने तारीख़ी इक़दाम उठाए। रमज़ान पैकेज आपके सामने है, 10.5 लाख ख़ानदानों को 12,500 पर फैमिली हम दे रहे हैं। 13 अरब का ये पैकेज है, 9 लाख ख़ानदानों को वो मिल चुका है। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो पेट्रोल बम गिराया गया है, जितनी मुश्किलात आम खैबर पख्तूनख्वा के शहरी पे पड़ रहे हैं वो बोझ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उठाएगी। मोटरसाइकिल बाइक वाले जो हैं उनको हर महीने 1100 रुपये दिया जाएगा। 2 महीने का ये पैकेज है, 2200 रुपये उनको दिए जाएंगे। जो हमारी BRT है वो हाइब्रिड डीजल बस है, डीजल उसमें इस्तेमाल होता है, उसके किराए हम नहीं बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ BRT में हम 140 नई बसेस की फ्लीट को शामिल कर रहे हैं। 52 बसेस आ चुकी हैं, उसमें 5 पिंक बसेस हैं जिसमें मेरी बहनें उसमें सफ़र करेंगी। उसका जो किराए का रेट होगा वो आम बस के से कम होगा। उसके साथ
साथ साथ आगे गंदम की कटाई का सीज़न है, कटाई का सीज़न है तो उसमें थ्रेशर यूज़ होगा, डीजल यूज़ होगा, किसान डीजल इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए भी हम पैकेज ला रहे हैं। जो 55 रुपए का इजाफा है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उठाएगी। इसके साथ साथ हमने जो मिनिस्टर्स हैं, जो इसके साथ ब्यूरोक्रेसी है, 25% पेट्रोल का कोटा हमने काट दिया है। मखदूम साहब यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि 25% कोविड में काटा गया था और आज तक वो दोबारा नहीं बढ़ाया गया, तो 25% उनसे मज़ीद काटा जाएगा तो ये 50% हो जाएगा। इसके साथ साथ हम तमाम तर मीटिंग्स को वर्चुअल पे लेके जा रहे हैं, कैबिनेट हो या स्टैंडिंग कमेटीज़ हो, वहाँ पे वर्चुअल मीटिंग्स होंगी। प्रोटोकॉल्स हम ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ सिक्योरिटी पुलिस की गाड़ियाँ और जो एम्बुलेंसेज होंगी इमरजेंसी सर्विसेज, उनको पेट्रोल कोटा फुल मिलेगा, बाकी से कटौती होगी। तो ये वो स्टेप्स है जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उठा रही है और अपने शहरियों का सोच रही है। शफी साहब, इस सब सूरत हाल में जो पख्तूनख्वा हुकूमत पर रमज़ान पैकेज पर भी हमने देखा कि बहुत तनकीद हुई कि जी पैसे बांटने का कोई हुकूमती मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि बात बड़ी सिंपल है कि हर चीज़ पे पंजाब हुकूमत जो है वो सियासत करती है। ये लोगों की रिलीफ के लिए ये पैकेज दिया गया है। हमने 11 अरब का जहाज़ नहीं ख़रीदा, हम 13 अरब रुपए अपने लोगों पे लगा रहे हैं, रिलीफ के लिए लगा रहे हैं। अगर उनके पास ऐसे कोई सबूत है कि इसमें कोई बाकायदगी हुई है या जो पेमेंट्स दी जा रही हैं उसमें कोई बाकायदगी हुई है तो वो सामने लेके आएँ। 10.5 लाख ख़ानदानों को रिलीफ मिल रहा है। 13 अरब रुपए की ये पूरा पैकेज है। 9 लाख ख़ानदानों को मिल चुका है। अनकरीब ये कंप्लीट हो जाएगा इसी रमज़ान में ही। और ये पहली हुकूमत है कि मुसलसल तीसरे साल ये रमज़ान पैकेज अपने लोगों को दे रही है। ये अवाम का पैसा है, हम अवाम पे ही लगाएंगे, मज़ीद भी लगाएंगे। अगर पंजाब हुकूमत को इससे तकलीफ़ है तो तकलीफ़ होती रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया इसार राना साहब ने, हमाद हसन साहब ने और नुशाद अली साहब ने, और इसके साथ साथ साकिब बशीर साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। इसार राना साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के हवाले से केस की समाअत हुई और फिर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म सामने आया। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा था वो 1 पॉइंट एजेंडा था और बानी की सेहत को लेकर बातें की गई हैं। आप क्या समझते हैं, ये जो मेडिकल बोर्ड की तश्कील दी गई है, ये अस्पताल शिफ्ट करने का मशवरा देगा मेडिकल बोर्ड या फिर ऐसा कोई मंजर आप नहीं देख रहे? देखें, हम ना बड़े खुशफहम किस्म के लोग हैं। हम अपने आप को ऐसे पोज करते हैं कि जैसे हम एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं जहाँ इदारे काम करते हैं और वो इदारे जो उनकी रिट है वो कायम रहती है और वो जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का तरीक़ेकार होता है उसमें सब कुछ होता है। क्या खुद जिसे कहते हैं खुद को धोखा देना, हम सारे बतौर कौम उसका शिकार हैं। वरना हमें भी पता है कि इन अदालतों में कितने फैसले आए, उन पे कितना अमल हुआ। 6 बार सुप्रीडेंट जेल को तो इन्हें अदालत का नोटिस हुआ, उस ट्रस्ट से मस नहीं हुआ। तो अदालतें कह के थक गई कि भाई मुलाकात कराएं फैमिलीज की, वो नहीं होती। तो हम इस तरह पोस्ट करते हैं जैसे अब ये मेडिकल बोर्ड में तो बड़े खुद मुख्तार और बड़े गयूर डॉक्टर बैठे हैं और वो कहेंगे कि कोई प्रेशर नहीं ले सकता, हमें डाल सकता, और हम तो बिल्कुल कानून और इंसाफ और अपने ज़मीर के मुताबिक करेंगे। साल बुलशिट। कहीं जब कुछ चीज़ होनी होगी तो अदालतें भी सीधी खड़ी हो जाएंगी। यही अदालतें नवाज शरीफ की दफ़ा कह रही थी कि जी अगर 24 घंटे में नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ओहो, उनकी हालत ख़राब हो गई है और बाद में पता चला जाली रिपोर्टें थी सारी। तो ये फैसले कहीं और होने होते हैं, कोई और होने होते हैं। हम बस जरा खेलते रहते हैं। जैसे गुड्डे गुड़िया का ब्याह होता है ना, तो हमने वो बचपन में तो हमें पता होता था ये गुड्डा गुड़िया इन दोनों से कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही है, बस एक ना हम धोखा दे रहे हैं कोई शादी के नाम पर। तो बस हम ये डेमोक्रेटिक सिस्टम लेके और इसमें इदारे और अदालतों के हुक्म और मेडिकल बोर्ड, ये बस सारा एक अपने आप को खुद फहमी का शिकार है। हम रहना चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक, हमाद हसन साहब, आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? सार साहब के मुताबिक तो मेडिकल बोर्ड शायद खुद मुख्तार ही नहीं है कि वो मशवरा दे सके शिफ्ट के हवाले से। क्या कमेंट करनी है, वही फैसले होंगे जिस तरह फैसले होते हैं 70-80 साल से कि साकिब निसार जो फैसले करता था, पानामा पे मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ जो कुछ हुआ, इसी अदालतों ने मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ाया, इन्हीं अदालतों ने मुंतखब वज़ीर आज़म को जेलों में डाला,
इन्हीं अदालतों ने मुंतखब वज़ीर आज़म को जलावतन किया। तो ये अदालतें जिस तरह करती रही है, लेकिन इन अदालतों को सबसे ज्यादा ताकत किसने फराहम की? इन अदालतों को जो आईन और कानून से हटकर किसी और के फैसलों पर चलते, इन्हें तारीख की सबसे बड़ी ताकत इमरान खान ने फराहम की। ये इमरान खान ही था जो स्टेज पर खड़े होकर उन साकिब निसारों, उन अता बंदियालों और उन लोगों की हमायत में बोल रहा था। ये इमरान खान ही था जो जमहूरियत के साथ खड़ा नहीं हुआ। इमरान खान ही था जब ये निजाम चलाने वालों पे एक दलेर जज जस्टिस वकार सेठ ने वार कर दिया, बड़ा तगड़ा वार कर दिया था कि डी चौक में लाकर फांसी पर चढ़ा दे। तो उस जस्टिस वकार सेठ के सामने जो शख्स डट कर सामने आया, जो शख्स आया और उस निजाम को गिराने से बचाया, वो इमरान खान ही नहीं था, वो कोई और था। ठीक है, नवाज शरीफ की कोई कारकर्दगी नहीं, पीपल्स पार्टी की कोई कारकर्दगी, कभी उनकी हमायत नहीं करूंगा, लेकिन इस निजाम को, इस बदबूदार निजाम को सबसे ज्यादा ताकत और तवानाई भी इसी इमरान खान ने फराहम की थी। अब बात आते हैं उस तरफ, हम उस वक्त भी फरियाद करते रहे कि सर खुदारा आईन और कानून को सर बुलंद बनाए, वरना कल आपकी बारी है। अभी मैं शुरू होने से पहले कुछ जिक्र कर रहा था, ईसार साहब के साथ हंसी मजाक हो रही थी। एक दिन एक बहुत एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ साथी हमारे दोस्त है जिनका मैं जिक्र कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने मुझे कहा कि हम पे एक ऐसा वक्त भी आना है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे। सही। अब वही इमरान खान मजलूम है, उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये इमरान खान जब इक्तिदार में आता है फिर क्या करता है? तो ये सारे इस तरह होते हैं। नवाज शरीफ निकला था ना जीटी रोड पे और बयानिया तश्कील दिया था, वोट को इज्जत दो, सिविल सुपरमेसी, मुझे क्यों निकाला, किधर है वो चीजें? उससे 26वीं और 27वीं तरामीम निकले, उससे ये निकले कि बस एक सीट ही बचती है और वजीर आजम और सारे भाग जाते हैं, कभी वो बुलाते हैं, कभी ये बुलाते हैं, भाई अपने मुल्क में बैठ जाएं, कहीं कि हम एटमी कुव्वतें आए हमारे पास आ जाए। ये क्या तमाशा लगा रखा है इस मुल्क का? जब तक तमाम सियासी कुव्वतें एक पेज पर नहीं आएंगी, जाहिर है मामलात फिर हल नहीं हो सकते जब तक मेज पर नहीं आएंगी तमाम सियासी जमातें। साकिब बशीर साहब, आप वाहिद साफी हैं, जब मियां नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तब आप अदालतों की राहदारियों में भी मौजूद हुआ करते थे। आप इस वक्त जो अदालती मौसम है उसको कैसे देख रहे हैं? आप बेहतर समझते हैं, आजकल जो अदालत में है उसके जो मौसमी परिंदे हैं उनका रुख किस समत है? एक तो दो तीन डायनामिक्स हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान जेल में हैं और साबिक नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे माजी में, उनका केस भी आया, इनका केस भी आया, दोनों केसेस भी हमने कवर किए। लेकिन एक चीज हमें मेरे ख्याल में भूलनी नहीं चाहिए, हम ये बातें जो मतलब अभी हम भी करते थे 2023 में कि इमरान खान ने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था और अपोजिशन को जेलों में डाला हुआ था। लेकिन मेरे ख्याल में अब 2026 है और 2.5 साल हो गए हैं इमरान खान को जेल में, और जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने मैक्सिमम जो जेल थी वो 10 माह काटी थी, मरियम नवाज ने 3 साढ़े 3 माह, इसी तरह बाकी उनकी लीडरशिप में भी 6-8 माह, मतलब ये थी रेशो। इस वक्त सिचुएशन ये है कि 2.5 साल हो गए हैं इमरान खान को और तकरीबन 1.5 साल बुशरा बीबी को हो गया है और तकरीबन 4 माह होने को हैं उनसे किसी एक सिंगल बंदे की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, फैमिली की, वकला की, लीडरशिप की, और उनको मेडिकल इश्यू भी है। तो इस सारी सिचुएशन में मेरे ख्याल में आज जब हम बात करते हैं कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाला गया, ये वर्स्ट सिनेरियो है और आज की जो वर्स्ट सिनेरियो का जिम्मेदार मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं पंजाब की, वो क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है वो जिम्मेदार होता है। क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही? फर्ज करें, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ कि कल पंजाब जो फेडरल गवर्नमेंट ने हुकूमत अदालत को कहा कि इमरान खान साहब का हर लिहाज से ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने इस हद तक कह दिया, हालांकि ये कोई नहीं कहता कि हम जिम्मेदारी लेंगे अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो, इस हद तक कह दिया। तो जज साहब ने ये कहा कि अगर ये सारा कुछ आप कह रहे हैं तो फिर इनकी एक फैमिली का बंदा और एक इनका जाती मौलिक मिलवा दे। क्या मसला है? मतलब इमरान खान तो 2.5 साल से जेल में है, तो इसके जो मुझे सेंस यहाँ पे इस्लामाबाद में होते हुए समझ आती है वो ये है कि 2.5 साल से इमरान खान जेल में है, लेकिन आज भी हुकूमत इमरान खान के बयान से डरती है
खौफ है उनको, और उनको खौफ है कि इस निजाम के हवाले से वो बयान देंगे तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। तो वर्स्ट सिनेरियो है, पिछले दौर के साथ मवाजना भी नहीं किया जा सकता। एक और बात करूं, साकिब निसार, अताब बंदियाल, जज बशीर, जज अरशद मलिक मरहूम, वो नाम नहीं थे सिर्फ, वो एक आप नजरिया कह सकते हैं या एक सोच है, सोच थी। वो सोच आज भी है, मैं नाम नहीं ले सकता इन जजेस के, लेकिन वो सोच आज भी मौजूद है और उससे वास्ट है। तो इसलिए ये जो कहते हैं ना, मुस्लिम लीग नून कहती है या पीपल्स पार्टी, नहीं, हम तो कोई सियासी इंतकाम नहीं ले रहे। ये सारी फाइलें हमने इमरान खान के केसेस की भी पढ़ी हुई हैं। मैं तब बात कर रहा हूँ कि इन केसेस में से कुछ नहीं निकलेगा जब ये जो है वो किसी भी ट्रायल, किसी भी केस नहीं लग रहे, मुलाकातें नहीं हो रही, अदालतों के फैसलों पे अमल नहीं हो रहे, 26वीं 27वीं आईनी तरमीम भी हमारे सामने आ रही है। साकिब साहब, यही पॉइंट ना मैं नौशाद साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी। नौशाद साहब, जैसे साकिब बशीर साहब कह रहे हैं कि वर्स्ट सिनेरियो इस वक्त मुल्क में है और इसका जिम्मेदार जो है वो शहबाज शरीफ साहब है और मरीम नवाज साहब है, और जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, हुकूमत डरती है कि खान साहब का कोई बयान ना आ जाए। क्या कमेंट करें? ईमान थोड़ा सा कमेंट्स उस पे न करूं। जी, मैं साकिब बशीर साहब की बात को नौशाद साहब का पॉइंट लेके आती हूँ आपकी तरफ। देखिए, हुकूमत को डरना चाहिए, क्योंकि अगर हुकूमत नहीं डरेगी तो वहां से एक बयानिया आएगा जो इस तरह का बयानिया होगा जो आपकी कौम को मजीद तकसीम करेगा। साकिब साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन उन्होंने एक बात बीच में माइनस कर दी। वो ये थी कि इस जो तहरीक इंसाफ के साथ एक और नाम अटैच हुआ हुआ, दैट इज कॉल्ड 9 मई। उन्होंने 9 मई हजफ कर दिया इस सारे मामले के अंदर, जबकि असल में ये सारे का सारा मामला जो है, इसका जो वो कहते हैं ना, जिस तरह वो एक बैल अपने खूंटे से टंगा होता है, ये बेसिकली 9 मई के साथ अटैच हैं ये सारी चीजें। ठीक। वो चूंकि उसको माइनस करके बात करते हैं, इसलिए वो बहुत सी उनकी जो देखने की आंख है वो और तरह से देखती है। जब तक आप रियलिस्टिक पिक्चर को नहीं देखेंगे, मिसाल के तौर पे अब आप मुझे बताइए कि इमरान खान साहब को क्या हुआ है? आंख खराब हुई। मुझे आंख खराब हुई थी जी, प्रॉब्लम हुई थी, उसकी चीजें सामने आ गई। अब किस बात की सियासत हो रही है? सियासत सिर्फ आंख की हो रही है। वो सुहेल अफरीदी साहब आके सिर्फ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आप हवाला दे रहे थे, इसके अलावा सियासत करने के लिए और कोई पॉइंट है नहीं। ठीक है ना? अलीमा खान साहिबा के पास नहीं है, पीटीआई के पास नहीं है, पीटीआई पूरी पीटीआई मिलकर उनके पास ना कोई इशू है, ना कोई बात है, ना वो इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली उनके पास आखिर में क्या बचता है? वो ये बचता है कि बानी तहरीक इंसाफ की जो आंख है उसके ऊपर वो पॉलिटिक्स करें। उसके लिए वो डयाला जेल में भी जाते हैं, वो कोर्ट्स में भी जाते हैं। आप देखिए, आपने जो बात नहीं बताई वो ये थी, अदालत ने उनको अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी जी। क्यों की? इसको समझने की जरूरत है। जो सिस्टम और डेकोरम होते हैं ना, वो अपनी जगह काम करते हैं। अदालत ने यह मुनासिब समझा कि वो इसका बोझ अपने पर ना ले। मौजूद जज साहब ने जिम्मेदारान यानी जो मेडिकल बोर्ड जिसका ये काम है उसके जिम्मे लगाया कि आप ये चेक करें, अगर जरूरत है तो उन्हें शिफ्ट कर दें, अगर जरूरत नहीं है तो ना शिफ्ट करें। अब जिस दिन से ये जैसे ही ये बात हुई, उसके फौरन बाद ये जो भोंपू है ना, पीटीआई के भोंपू बोलते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, और इधर बैठते हैं उधर बैठते हैं, इनको व्हाट्सएप आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है? वो व्हाट्सएप सबको, आप यकीन करें, मैं जिस वक्त का फैसला आया उस वक्त से लेके अब तक भी मैं चैलेंज करता हूं, आप थ्रू आउट पाकिस्तान तमाम चैनल्स के ऊपर बैठने वाले तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और इनके दोस्त जो सहाफी हैं, उनके आप वो निकाल लीजिए आर्ग्यूमेंट, सबके सेम होंगे जी, एक ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि ये बयानिया बना रहे होंगे। बयानिया ये है कि जी बोर्ड अब काम नहीं करेगा। भाई, पहले सुप्रीम कोर्ट के बयानिए के ऊपर बोर्ड ने जो कुछ किया वो सारा कुछ आपको बता दिया गया। ठीक है? उस पर जो काम हुआ, जो उस पर जितनी उनकी आंख में बेहतरी आई, वो सब चीजें मालूम हैं। जब कुछ नहीं हो पा रहा था तो फिर क्या शुरू हुआ कि हमें ये पता करना है कि आंख जो है, इसके पीछे ये जो खराब हुई है, इसके पीछे एक साजिश भी है। ठीक है ना? इसके पीछे साजिश हुई है, इनको कोई इस तरह का काम किया है जिससे आंख जाया करने की कोशिश की गई है। हुकूमत जो है इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा स्टेक होल्डर इस सारे मामले का हुकूमत है। अगर इमरान खान साहब को कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता, तो हुकूमत इस मामले को शायद संभाल भी नहीं पाएगी। लेकिन ये साजिशी थ्योरियां और ये बयानिए और ये प्रोपेगेंडा, ये तीन चीजें हैं जिससे मिलकर बनती है पीटीआई। और पीटीआई के जो चाहने वाले हैं
वो इससे बाहर ही नहीं आते, वो अपने बबल में जिंदा रहते हैं। ठीक, आप उनको दिखा ही नहीं सकते, दूसरी बात बता ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अलावा उन्होंने ना सीखा है, ना देखा है, ना सुना है, ना वो सुनना चाहते हैं। वो सिर्फ वो सुनते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुपों में उनको गाइड किया जाता है, जो उसके अंदर उस बबल में रहते हैं और उसी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। सही, ठीक है निशात साहब। इसार साहब, एक जानिब तो ये सेहत का मामला है, लेकिन पीटीआई की जानिब से ईद से पहले भी हमने एक धरना देखा और फिर उससे रमज़ान का कह सकते हैं कि बहाना बनाया और फिर उसको ख़त्म कर दिया गया किसी शर्त मनवाने के बगैर। आप क्या समझते हैं, इससे कारकुन का एतमाद जो है वो कम नहीं होगा? और फिर पीटीआई ने जो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया, स्ट्रीट मूवमेंट क्रिएट की, फिर हमने देखा कि पीटीआई ने उसको भी बरकरार नहीं रखा, तो ये पीटीआई की नाकामी समझी जाए फिर? देखिए, उन्होंने तो जो कर रहा है ईद के बाद ही करेंगे जी, और उनका कंटेनर वगैरह तैयार है, वही होगा जो ईद से पहले हुआ था। वो ईद के बाद करेंगे वो जो भी करना है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी जी, आ रही है। अच्छा, देखिए, इसमें जो इमरान खान साहब के हवाले से है ना, उसमें असल चीज़ ये है कि उनके अहले खाना ये कहते हैं जी जी, कि इमरान खान साहब की ब्लड की जो रिपोर्ट्स हैं उसे पब्लिक क्यों नहीं कर रहे आप? जो प्लॉट बना उसकी रीज़न क्या थी वो पब्लिक क्यों नहीं कर रही? मुझे नहीं पता कि पीटीआई के भोंपू क्या कहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो नमक खार और वजीफा खार सहाफ़ी हैं, पीटीवी याफ्ता जो सहाफ़ी हैं, वो जो भी बयानिया बनाते हैं, मुझे नहीं पता कि वो जाती उम्रा से आता है या मरियम बीबी बराह रास्त उन्हें टेक्स्ट करती हैं। उसमें तो वो ये कहते हैं कि कोई चीज़ ठीक खराब है ही नहीं है। तो फिर डर किस चीज़ का है आप लोगों को? खौफ किस चीज़ का है आपको? क्यों नहीं इमरान खान की ब्लड टेस्ट जो रिपोर्टें हैं वो आप क्या कहते हैं उनके अहले खाना को देते? ऐसी कौन सी मौत आ जाती है कि अगर उनके अहले खाना उनसे इमरान खान से मिलने और सेहत का पूछ लें? और अगर आप इतने डरपोक और कमजोर लोग हैं कि इमरान खान जेल में बैठे हुए एक शख्स के बयानिए से आपकी टांगे कांपने लगती हैं, तो आप घर चले जाएं। एक शख्स जिसके खिलाफ आपके इदारे, आपके सब चीजें जो है एक साइड पे का है, और उसके बावजूद आप उससे इतने डरते हैं कि उसका एक जुमला कहीं ना निकल है जी। आपको आपकी हुकूमत है जो है ना हवा में उड़ती हुई नजर आती है। और मुझे ये बताएं, ये इमरान खान ने तो जजों को बड़ा खराब किया कि जजों को जस्टिस नसीम शाह के बयानात और क्या नाम है जस्टिस कयूम के बयानात और मौलवी तमीजुद्दीन वाले बयानात और फिर काजी फायज ईसा वाले बयानात, वो ये इमरान खान ने उनको अपने साथ बिठाया था। इमरान खान ने जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम को, जस्टिस तारड़ को बाद में सदारत के लिए खड़ा किया था। क्या खिदमत दी थी मुस्लिम लीग नून को जो बाद में इन जजेस को इस तरह नवाजा गया, जस्टिस नसीम को नवाजा गया, जस्टिस कयूम की फैमिली को नवाजा गया। मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने कोई अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर आपने सही बोलना है, मैं हमाद साहब के ऊपर बिल्कुल हुस्न ज़न रखता हूँ, वो एक अच्छे खरे साफ़ी हैं। मैं इसलिए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब वो बात करें तो 3 साल पे क्यों अड़ जाते हैं? जो 1947 से लेके आज तक मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं अदालतों का और सिस्टम का, उन पे क्यों नहीं हम नाम लेते? और ये जो नून लीग के वजीफा खार और नमक खार और क्या कहते हैं जिनके वो लगे हुए हैं, वजीफे लगे हुए हैं पीटीवियों से, और वो फिर एक क्या नाम है हिज मास्टर वाइस की तरह टेंटे कर रहे होते हैं, वो कभी जमीर के ऊपर हाथ रख के बात करके देख लेना। कि फिर वो बताए ना कि मुस्लिम लीग नून ने माजी के अंदर किस तरह हमले किए सुप्रीम कोर्ट पे जजेस के ऊपर। अब रिसेंटली जब कोई कहता है कि जी चीफ जस्टिस दुम दबा के भाग गया, तो कौन कह रहा होता है? कौन जजेस का नाम लेके उन्हें गालियां दे रहा होता है? कौन उन लोगों को अपने साथ पार्लियामेंट में बिठा के खिताब करवा रहा होता है? अगर हमने बात ही करनी है तो फिर हमें खुल के बात करनी चाहिए और ईमानदारी से करनी चाहिए। एडा कादा डर है कि जेल इच बंदे नु बंद किया है 2.5 साल तो उसको जनाब अली ना किसी से मिलने देते हैं, 10,000 उस पे वो है, फिर इतना डरते हैं, इतने खौफजदा लोग हैं आप उससे। सारा दिन आप लोग अच्छा जी का बयानिया बना रहे होते हैं, वो एक जुमला बोलता है तो आपका कच्चा जी हिल जाता है। ठीक, उससे इतना डरते हैं आप। चलें हमाद साहब, एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा, जो ईद के बाद पीटीआई का प्लान है लगता है आपको कामयाब होगा? और साथ जो गवर्नर की तब्दीली है, क्या समझते हैं कि कुछ ज़्यादा नाराजगियां मोल रही है हुकूमत? एमक्यूएम को साइडलाइन कर दिया? थोड़ा सा इसार साहब की बात को लेता हूं जी। हमने कब कहा कि हम 3.5 साल से बात कर रहे हैं? हमने तो अपनी नौकरियां गिनवाई पेशावर जैसे मुश्किल शहर में, जहां पर आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे वाकयात हुए थे और उससे 2 किलोमीटर के फासले पर मेरा घर था,
और मुझे एसएसपी पेशावर के जरिए खुदकुश हमले की धमकी दी गई थी और मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, क्योंकि हम उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चल रहे थे, आज भी नहीं चल रहे हैं। लेकिन हम किसी जुमात के नुमाइंदे, किसी जुमात के तर्जुमान, किसी जुमात के टाउट बनकर नहीं बोलेंगे सर। हम बात करेंगे आईन और कानून की, पहले भी किए, आज भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। एक बात और देखिए, ये जो हर वक्त के वो टाउट लिफाफा, ये चीजें कहीं 1980-70 की थी। अब वो चीजें डाइवर्ट हो चुकी है, वो सोशल मीडिया पर आ चुकी है। बहुत बड़े बड़े डकैत बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जाहिलियत का एक गोल इकट्ठा कर रहे हैं, उसको मार्केट में बेच रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सर बहुत कुछ बदल चुका है, वो चीज नहीं रही। अब रही दूसरी बात है, तो मेरे दोस्त, मेरे क्लास फेलो साकिब बेटे जानते हैं, यानी मतियुल्लाह जान पीटीवी में नौकरी करता, तो क्या वो मैं उसे डाउट कहूं? मैं गवाही देता हूं कि उस जितना ईमानदार साहबी कोई नहीं है। भाई करेंगे, कोई उधर करेगा, कोई इधर करेगा, रिस्क कमाना है, सब कमाएंगे, और रियासती इदारा है, किसी के बाप का तो नहीं है। अच्छा हमाद साहब, ये गवर्नर की तब्दीली पर प्लीज। अब आते हैं इस पर कि इमरान खान जेल में है, तो भाई उससे डर है। तो ये डर क्या नवाज शरीफ से नहीं था? जब पंजाब में 15 सीटों पर इलेक्शन हुआ था और 14 सीटें नवाज शरीफ जीत गया था, इमरान खान सिर्फ 1 जीत गया था, क्योंकि नवाज शरीफ उस वक्त जेल में था, तो वो एक देव बना हुआ था। क्या ये डर बेनजीर भुट्टो से नहीं था जब वो सक्कर जेल में थी और जिया की टांगे कांप रही थी? ये जिया जैसा जाबिर डिक्टेटर की टांगे कांप रही थी, इसलिए कि वो जेल में थी और एक देव बनी हुई थी। क्या ये हमारे साहब, लेकिन नवाज शरीफ से तो 50-50 लोगों का वफद मुलाकात भी होती थी। वहां तो नवाज शरीफ से तो जेल में जाके बिलावल भुट्टो की मुलाकात होती थी। नवाज शरीफ पूरी काबीना जाया करती थी, चलाने का ऐलान करता था। इससे क्या खौफ है कि उसके घर वालों को भी नहीं मिलने देते। बेनजीर भुट्टो की कुर्बानी को कोई इनकार नहीं कर सकता, किसी शहीद की कुर्बानी को कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या नवाज शरीफ को जाके जेल के अंदर 100 लोग नहीं मिलते थे? अगर ईसार साहब यहाँ पे आप खानदान को नहीं मिलते थे, इसमें तो हक की बात करें ना। जी हमाद साहब। अच्छा एक मिनट ईसार साहब, एक मिनट रुके। नवाज शरीफ को बीच से हटा दे, खान अब्दुल गफ्फार खान के 30 साल जेल को भी हटा रहे हैं, GM सैयद के 20 साल जेल को भी हटा रहे हैं, 14 साल वली खान के जेल को भी हटा रहे हैं, 6 साल आफ्ताब शेरपा और मौलाना फजल रहमान का भी हटा रहे हैं, असफंदियार की उधड़ी हुई नाखूनों को भी हटा रहे हैं। आप क्या क्या हटाएंगे और कंपेयर करेंगे? नहीं, मैं अगर इन लोगों के साथ माजी में ऐसे हुआ तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। आज अगर माजी में उन लोगों के साथ ऐसे हुआ तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। मेरी बात काट रही है, मेरी बात नहीं। लेकिन हमाद साहब इसार साहब का वही पॉइंट है ना, जो आप कह रहे हैं कि उनको डर नहीं है। मैं बात करूं, फिर उसके बाद आप बात करें। मैं सब जरा बात मुकम्मल करूं। हमाद साहब अपना पॉइंट कंप्लीट कर लें, बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा। मैं ये बात कह रही हूँ कि इसार साहब का पॉइंट अगेन वही है कि आप कह रहे हैं कि डर नहीं है। उस वक्त भी था डर और अभी भी है डर, तो डर की वजह से उस वक्त भी 100 लोग जाते थे मुलाकात के लिए, ये पॉइंट है उनका। जो भी जेल में होता है उसका डर होता है, ये सिर्फ इमरान खान से डर नहीं है। लेकिन तब डर की वजह से मुलाकातें होती रही सर। जब वो जेल से रहा होते फिर कुछ नहीं होता। नवाज शरीफ भी एक खौफ का देवता था, लेकिन जब रहा हुआ फिर कुछ नहीं था। इमरान खान को आज मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर उसका खौफ उनका यही पॉइंट है, उससे तो लोग जाके मिलते थे। एग्जैक्टली, वो तो सियासी बयान भी देता था, वो तो बिलावल भुट्टो से सियासी मुलाकातें नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, बेनजीर से भी मिलते थे, भुट्टो से भी मिलते थे। आप नवाज शरीफ की बात करें ना, मोस्ट रिसेंट की आप नवाज शरीफ। चले हमाद साहब अपना पॉइंट कंप्लीट करें, फिर मैं साकिब साहब की तरफ जाऊंगी। ठीक, हमाद साहब जल्दी से आप पॉइंट कंप्लीट कर दें। तारीख का सबसे बड़ा देवता बना रहे हैं। मैं तारीख आपके सामने रख रहा हूँ कि इन लोगों के साथ ही हुआ। तो वो बन गया है, आपने बनाया है उसे, आपने उससे इतनी अजियत दी कि ठीक है, कुछ भी नहीं है। चले आज रात मैं इस पर ही इसार साहब, मैं वक्त की कमी है, हमाद साहब वक्त की कमी है। साकिब बशीर साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, ये जो गवर्नर की तब्दीली हुई इस पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि MQM को हुकूमत ने नाराज कर दिया है। अब ये भी बातें हैं कि पख्तूनख्वा और पंजाब के जो गवर्नर्स हैं उनको भी तब्दील कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इस हवाले से आपके पास क्या राय है? गवर्नर की तब्दीली जो है, मेरे ख्याल में वो जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के आपस में मामला थे, उनमें ये पहले से तय था। और ये जो है वो अक्टूबर 2022 में
में 3.5 साल गवर्नर रहे हैं, अब मजीद क्या चाहते हैं। तो ये उन पीपल्स पार्टी का भी प्रेशर था और मुस्लिम लीग नून में वो जो उनका सेटलमेंट थी उसमें भी लाना था। बाकी रही बात एमकेएम की, एमकेएम जो है वो कह रहे हैं जी लागू होने का वक्त हुआ चाहता है फारूक सत्तार साहब। एमकेएम पाकिस्तान जो है ये एमकेएम नहीं है, एमकेएम पाकिस्तान है, मतलब तब्दील हो चुकी है। एक बात। दूसरी, हमने देखा कि इन्होंने वो जो बलदियाती इदारों के हवाले से उनको मजबूत करने के हवाले से लेजिस्लेशन की बात 26वीं आनी तमीम से पहले की, वहां लॉलीपॉप दिया गया, इन्होंने फिर भी वोट दे दिया। 27वीं आनी तमीम से पहले इन्होंने कहा जी हम ये करेंगे वो करेंगे, लॉलीपॉप मिला, वोट दे दिया। तो जो एमकेएम ने अपनी जो वर्थ है, जो अपनी इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो खुद खत्म की है। तो अब जो है वो कभी भी ये अलग भी नहीं होंगे, इसी तरह पुरानी तनख्वाह पे चलते रहेंगे मामला। वक्त की कमी है साकिब साहब, निशात साहब का इस पर कमेंट लेना चाहूंगी। निशात साहब शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा इस पर। जी, मैं साकिब साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एमकेएम हुकूमत में रहे बगैर जिंदा भी नहीं रह सकती जो एमकेएम पाकिस्तान है, और ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। लेकिन पिछले जो चंक है उसके अंदर 2-3 बातें मैं जरूर करना चाहूंगा। असल में प्रॉब्लम ये है, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो भी होता है वो देव जरूर होता है, लेकिन ये जिस देव की बात कर रहे हैं ये निश्चितें हार रहा था ज़िमनी इंतखाबात की, और आइंदा भी ऐसा ही होगा। सिर्फ ये जो चंद लोगों के ये यूट्यूब है और डॉलर्स है ना, ये उसकी ख्वाहिश के अंदर ये उसको देवता बनाते हैं। देवता इसलिए बनाते हैं कि देवता बनाने से इनको जो है ना वो इनकम आती है। और जो हमारे दोस्त पीटीवी की बातें करते हैं वो किसी जमाने में टाउटी पीटीवी के अंदर बैठ के करते रहे हैं। तो ये बड़ा आसान बात है, इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि खुद क्या करते रहे। तो बहरहाल ये जो मामला है, ये बयानिया जो है, चूंकि नवाज शरीफ जो है वो बयानिया नहीं बनाता था जो कि एंटी स्टेट हो, ये एंटी स्टेट बयानिए पे चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, जिसकी वजह से उनको इस वक्त ये सारी मुश्किलात का सामना है। अगर वो सियासी बयानिए को आगे बढ़ाना शुरू कर दें, सियासी लोगों से बात शुरू कर दें, सियासत करना शुरू कर दें, तो फिर यकीनन वो मामला को आगे बेहतरी आ जाएगी। नुशा साहब, ये जो खबरें आ रही हैं कि फैसल करीम कुंडी का रवैया भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या उनकी भी तब्दीली मुतवक्के है? देखिए, अभी तक तो जो सिचुएशन है, क्योंकि वहां पर पीटीआई मौजूद है, यहाँ अरेंजमेंट और है, केपीके का अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। सो इसलिए वो जो अगर किया जाएगा तो बहुत सोच समझ कर किया जाएगा। ये सीट नून लीग ने ली है, वहां पर जो एग्रीमेंट के तहत सीट दी हुई है जो पीपल्स पार्टी को दी है, तो पीपल्स पार्टी को जो नून लीग है वो नाराज नहीं कर सकती अभी, क्योंकि जो नंबर गेम है उस नंबर गेम के अंदर उनको एमकेएम से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो निशिस्तें मखसूस निशिस्तें थी उसके बाद, लेकिन वहां पर उनको जरूर जो पीपल्स पार्टी है उसके बगैर वो नहीं चल सकती हुकूमत। सो इसलिए वो हुकूमत को उनको नाराज नहीं करेंगे, वो मेरा ख्याल है कि इसी तरह ही काम करेंगे। अगर फर्ज कीजिए कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला आया तब्दीली का, वैसे तो मुझे ऐसी कोई इम्कान नहीं है, लेकिन हुआ तो फिर भी पीपल्स पार्टी का ही बंदा होगा। ठीक, पीपल्स पार्टी का ही होगा। हमाद साहब, ईद के बाद ये जो कौमी हुकूमत की बातें हम सुन रहे हैं, गर्दिश कर रही हैं, कितनी सदाकत लगती है आपको इस बात में? कौमी हुकूमत कैसे बनेगी? एक मकबूल जमात साइड लाइन पे है जी। एक जाहिर एक मकबूलियत तो है पीटीआई की, उससे इनकार तो हम नहीं कर सकते। हम तो किसी जमात के तर्जुमान बनकर नहीं बोलेंगे, हम तो साफी बनकर बात करेंगे। उनकी मकबूलियत मैं जानता हूँ, बड़ी मकबूलियत है पुख्तनख्वा में खुसूसन, तो आप उनको साइड लाइन करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो मखलूत हुकूमतों में हुआ करती है। आज भी वो एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। फिर कौन बाकी रह जाता है? मौलाना फजल रहमान को ले ले, एमल वली को ले ले, तो उनके पास कोई सियासी कुव्वत उनकी नहीं बची है, उनकी पार्लिमानी कुव्वत न होने के बराबर है। एमक्यूएम 2 हिस्सों में बटी हुई है, यानी जो कमरान टेस्टोरी को हटाया गया तो एमक्यूएम की अंदरूनी लड़ाई थी मुस्तफा कमाल और दूसरे फारूक सत्तार ग्रुप की, तो वो उसमें देखिए इस वक्त हम एक सियासी पोलराइजेशन का शिकार मुल्क हैं। इस वक्त कोई इज्तिमाइयत दिखाई नहीं दे रही है। कौमी हुकूमत आप बनाएंगे, अगर आप एक मकबूल जमात को उसमें शामिल नहीं करेंगे तो फिर आप किसको उठाएंगे? जिनको आवाम की ये मामला भी सामने ही है। तो मुझे नहीं दिखाई देता। ठीक है, हमारे साथ वक्त की कमी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, पावर टॉक से फिल वक्त के लिए इतना ही। मैं ईमान नवाज आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।